नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिवादन सभी प्रिय मित्रों का, दोस्तों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का एक बार पुनः संजय सर साइकोलॉजी के इस डिजिटल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग पूरी तरह स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अभी सिस्टम में टेक्निकल प्रॉब्लम्स इतनी सारी रही इन दिनों, पिछले 2-3 दिन तो क्लास भी डिस्टर्ब रही, इवन यूट्यूब पर भी डिस्टर्ब रही। ऐप पर तो डिस्टर्ब होनी ही थी, लेकिन यूट्यूब पर भी डिस्टर्ब रही। उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब सब कुछ ठीक करवा लिया है, सिस्टम भी चेंज कर दिया है जिसकी रिक्वायरमेंट थी, तो अब हमारी क्लास प्रॉपर कंटिन्यूअस बिंदास चलेगी। ठीक है मित्रों, चलिए। तो जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे, जो शिक्षक, जो भावी शिक्षक, जो नेक्स्ट टीचर्स क्लास में आ चुके हैं, लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं, एक बार पूरी शिद्दत से, दिलोजा से, ईमानदारी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने अपने फ्रेंड्स, मित्रों को, दोस्तों को, प्यारे भावी शिक्षकों को। चलिए मित्रों, तो देखिएगा, आई थिंक, उम्मीद करते हैं किसी प्रकार की अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सब कुछ प्रॉब्लम्स, सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो गई हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत, अभिवादन। एक बार फिर से क्षमा चाहता हूँ, कल यूट्यूब पर क्लास नहीं हुई, उसके पहले एक दिन हुई, वो अटक अटक कर चल रही थी, उसके पहले भी एक दिन क्लास नहीं हुई, पिछले 3 दिन से डिस्टर्ब हो रहा था। अब शायद सब कुछ सही हो गया है। कल रात्रि 12 बजे तक मतलब टेक्निकल बंदा लगा रहा, फिर आज जो चीज प्रॉब्लम थी वो आज करवाई ठीक। चलिए, धन्यवाद। तो जो मित्र मेरे साथ जुड़कर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहते हैं, या बैट या यूपी पीजीटी या फिर बीपीएससी स्पेशल और एस्टेट स्पेशल के विद्यार्थी अगर हैं तो मोस्ट वेलकम। और बाकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, मेंस, जितने भी प्यारे विद्यार्थी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, सभी का दिल से स्वागत और अभिवादन, नमस्कार, स्वागत बेटा। बिल्कुल सभी मित्र आ चुके हैं, वेलकम। मैं सभी को देख पा रहा हूं, बहुत बढ़िया है, अद्भुत है। चलिए, कुछ न्यू और बेहतरीन सीरीज आप लोगों के लिए रोजाना मैं लेकर उपस्थित होता हूं, तो आपका भी एक दायित्व बनता है, एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि क्लास को पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, दिलोजा से शेयर जरूर करें, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? चलिए मित्र, तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, जिनको भी हमारा बैच ज्वाइन करना हो, लाइव बैच, वो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, जिनको नहीं करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आज की सीरीज में सुपर स्कोरर कौन बनता है? आज की सीरीज में जो सुपर स्कोरर बनेगा, सचमुच वो हमारा दिल गार्डन गार्डन कर देगा। चलिए शिद्दत से पढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन, प्रतीकात्मक सोच यानी सिंबॉलिक थिंकिंग मुख्य रूप से किस संज्ञानात्मक विकास अवस्था से जुड़ी होती है? सिंबॉलिक थिंकिंग इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब आपकी खोपड़ी घूम जानी चाहिए। जब बात कॉग्निटिव डेवलपमेंट की आती है, जब बात संज्ञानात्मक विकास की आती है, तो खोपड़ी में आना चाहिए जीन पियाजे। सबसे पहले आना चाहिए जीन पियाजे। कौन आने चाहिए भैया? पियाजे चाचा आने चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, पियाजे ने बालक के संज्ञान विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं। ये दूसरा दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए। थैंक यू सो मच। जिन मित्रों ने, जिन लाडलो प्यारे विद्यार्थियों ने ईमानदारी से, दिल से, प्यार से, मोहब्बत से क्लास को शेयर कर दिया है ना, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और जिन्होंने नहीं किया है, बस उनसे गुजारिश है दिल से कि क्लास को यार एक बार पूरी शिद्दत से शेयर भी कर दो, ताकि हमारा और आपका दोनों का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। वेलकम, राधे राधे बेटा। चलिए देखो, तो पहला है संवेदी गति अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और पांचवा है स्वायत्त विकास। बेटा ऑटोनोमस डेवलपमेंट तो इन्होंने बताया ही नहीं था। इन्होंने या तो सेंसरी मोटर बताया था, या प्री ऑपरेशनल बताया था, या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। जिसको हम लोग बात करते हैं ये है आपकी जन्म से 2 वर्ष की आयु। ये कौन सी है बेटा? जन्म से 2 वर्ष। ये है 2 से 7 वर्ष, ये है 7 से 11 वर्ष, और ये है आपकी 11 से 15 या 16 वर्ष। ठीक है बेटा, ये 4 स्टेजेज इन्होंने बताई थी। बड़ा दमदार प्रश्न है और इसका आंसर बहुत सारे विद्यार्थियों ने बिल्कुल एक्सीलेंट चुना है। यानी जब मैं आपको समझाता हूं कि ब्रूनर याद दिला देता हूं थोड़ा सा आपको, है ना, कुछ देर के लिए। भैया जेरोम एस ब्रूनर ने व्यक्ति के संज्ञान विकास को 3 स्टेजेज में बांटा। पहला था उनका जिसको कहते हैं एनेक्टिव, ठीक है। दूसरा था आइकॉनिक, और तीसरा था सिंबॉलिक। ठीक है, ऐसा था। तो यहां पर ये प्रतीकात्मक अवस्था की बात करें तो इनके हिसाब से ये जन्म से 2 वर्ष का समय, ये 2 से 7 है, ठीक है, ये 7 से ऊपर है, ऐसा ये बताते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रतीकों की या संकेतों की, तो जीन पियाजे के आधार पर ये जो 2 से 7 वर्ष का टाइमिंग है ना, ये इनके अनुसार तो ये आता है, और सिंबॉलिक अवस्था ब्रूनर के अनुसार 7 से ऊपर चली जाती है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था के शिशु बालक, किस अवस्था के बालकों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास प्रतीकों संकेतों के आधार पर होता है, तो वो आयु इन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वर्ष के टाइमिंग को बताया है, जिसमें बालक अनुकरण द्वारा भी सीखता है, जिसमें बालक ईगोसेंट्रिज्म का भाव रखता है, जिसमें बालक एनिमिज्म का भाव रखता है, बात ध्यान रखनी है, जिसमें बालक पूछने पर अपना नाम बताने लग जाता है, जिसमें बालक अपनी स्वयं भाषा का निर्माण करता है, तोता उड़, चिड़िया उड़, है ना, एलिफेंट उड़, एलिफेंट को भी उड़ाता है, वह स्वयं भाषा होती है। और इस प्रश्न का बेस्ट और राइट आंसर बेटा आपका बी माना जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिएगा, बड़ा मस्त और बिंदास है। कौन सा अधिगम सिद्धांत यह बताता है कि सीखना पर्यावरणीय उत्तेजनाओं, सीखना पर्यावरणीय उत्तेजनाओं और उनके परिणामों के आधार पर, और किसके आधार पर? उनके परिणामों के आधार पर होता है। बताइए, विच थ्योरी स्टेट्स दैट लर्निंग अकर्स बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल स्टिमुलाई एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ऑपेरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, मानवतावादी अधिगम का सिद्धांत, या सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत? लाडलो सुपर क्वेश्चन है और आपका आंसर क्या आया है देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 भाई, ए आंसर आ गया है हमारे कई सारे मित्रों का। क्या बात है भाई, क्या बात है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हैं, और हम ही हम हैं तो क्या हम हैं? बता दो बेटा। What about the brilliant answer of this question, my dear friends? देखिए भाई, ओके, ए सी, अच्छा बी भी आया एक का, ओके 2 लोगों का भी आ गया अभी। क्या बात है यार, तुम सारे आंसर्स दे देते हो, मतलब है ना, क्या बात है, क्या बात है। और जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे, जो शिक्षक अभी तक एक भी बार पूरी शिद्दत से क्लास को शेयर नहीं करके आए हैं तो करके आ जाओ बेटा। ये वाली क्लास तो सुपर डुपर होती है ना, सुपर डुपर। ध्यान से समझा करो। देखो भाई, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत हमेशा प्रेक्षण द्वारा सीखने पर बल देता है। प्रेक्षण यानी देखकर सीखना, प्रेक्षण द्वारा सीखने पर बल देता है बांडुरा का। ये तो आप पहले से ही जानते हो, है ना।
पहले से ही जानते हो। ऑपेरेंट कंडीशनिंग, ये ऑपेरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत जो है ये किसका है भाई? ये तो स्किनर का है। और स्किनर भैया जो है ना, स्किनर भैया तो किसकी बात करते हैं भाई? परिणाम की बात करते हैं भाई, पुनर्बलन की बात करते हैं, और साथ साथ उद्दीपक की भी बात करते हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये पियाजे चाचा का है, पियाजे जी का है। ठीक है बेटा, मानवतावादी मैस्लो और रोजर्स का है, मैस्लो और रोजर्स आपने पढ़ा है, जानते हो। सांस्कृतिक अधिगम की बात करें, कल्चरल, तो ये आपके कुर्ट लेविन का आंसर आ जाता है इसमें। अब देखो बेटा, जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो ऐसी स्थिति में परिणाम और पुनर्बलन की बात की है, और यहां पर मैंने परिणामों को अंडरलाइन कर रखा है, यहां पर मैंने अंडरलाइन कर रखा है कि जहां पर क्रिया या क्रियात्मक अभिव्यक्ति के तुरंत बाद पुनर्बलन दिए जाने की बात होती है, तो ऐसी स्थिति में जी मित्र बिल्कुल 100%। ठीक है, प्रीवियस पेपर, ठीक है ठीक है, अपन मंडे को करते हैं पहला पेपर, डन, कमिटमेंट। ठीक है, तो देखो ऐसी स्थिति में उसकी पीपीटी बनवानी पड़ेगी ना बेटा, तो बी इसको लॉक करना पड़ेगा। जिन्होंने बी को लॉक नहीं किया है तो वो अपने क्वेश्चन को सही कर लें, और तुक्के मारने से पहले अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करें, है ना, पूरा इस्तेमाल करें बुद्धि का, क्योंकि जब तक इस्तेमाल नहीं करोगे ना बेटा तो काम चलेगा नहीं। ओके मेरे लाडलो, तो आंसर आपका बी लॉक करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, गूढ़ सीखना यानी लेटेंट लर्निंग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? हु प्रपोज्ड द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग? स्किनर ने, टॉलमैन ने, पियाजे ने, वॉटसन ने, जेम्स ने? अब उत्तर आपको देना पड़ेगा लाडलो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, हम आपको बता ही देते हैं, ये जो हमारी ये वाली जो क्लास होती है ना, इस क्लास को आप जितनी बार देखोगे उतना कम है। भले ही आप अपने मित्रों को, दोस्तों को शेयर करो ना करो, ये डिपेंड आप पर करता है कि आप दूसरों के भला चाहते हो, और उसमें थोड़ा सा दूसरों में मैं भी तो शामिल हो जाऊंगा, मेरा भी चाहते हो, तो आपको ये कार्य करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते हो तो भी भैया ये आपकी मर्जी है कि नहीं? चलो भाई, उत्तर आपको सही देना पड़ेगा, लेकिन उत्तर क्या देना पड़ेगा? सही, बिल्कुल। जय श्री श्याम, स्वागत, अभिवादन। चलिए बेटा देखो, तो गूढ़ सीखना, ये गजब का प्रश्न पूछा है यार, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्या अटपटा क्वेश्चन आ गया, वाह। बी आ रहा है, ए आ रहा है, क्या बात है। मुझे पता था आप लोग एक एक वर्ड पर अटकोगे, लेकिन कुछ मित्र जो है ना वो कितनी बड़ी गड़बड़ कर देते हैं। भैया यहां पर तो लेटेंट लर्निंग लिखा है ना, इसको तो पढ़ लो यारो। हु प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग, और लेटेंट लर्निंग को हिंदी में कहते हैं संकेत चिन्ह अव्यक्त, अव्यक्त कहते हैं। इसका हिंदी कन्वर्जन क्या है? अव्यक्त है, अव्यक्त। उद्देश्यवाद, उद्देश्यवाद, प्रत्याशा, सिद्धांत, ये सब एक ही थ्योरी के नाम है, और ये थ्योरी दी थी एडवर्ड टॉलमैन भैया ने। किसने दी थी? टॉलमैन ने दी थी। बिल्कुल आपका पेपर मंडे को हो जाएगा 100%। क्वेश्चन समझा दीजिए, वही तो कर रहे हैं भाई। स्किनर की बात करोगे तो स्किनर ने तो इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग दी है, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग देते हैं बेटा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन। जीन पियाजे कॉग्निटिव लर्निंग देते हैं, क्या देते हैं? कॉग्निटिव देते हैं। संज्ञानात्मक वॉटसन जो देते हैं वो बिहेवियरिज्म देते हैं, व्यवहारवाद देते हैं।
और विलियम जेम्स जो देते हैं वो प्रकार्यवाद, फंक्शनलिज्म दे देते हैं। फंक्शनलिज्म देते हैं, प्रकार्यवाद देते हैं। तो फिर बचता कौन है भाई? उत्तर आपका केवल एडवर्ड टॉलमैन होता है, यानी बी को लॉक करना पड़ेगा। किसको लॉक करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स? बी को लॉक करना पड़ेगा। चलिए, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। इन सभी क्वेश्चंस को मोस्ट लगाते जाओ। भैया यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी पीजीटी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, तो फिर काम ऐसे नहीं चलेगा मेरे दोस्त। काम तो तब चलेगा जब तैयारी बहुत बेहतर करोगे, लेकिन उससे पहले एक जिद, एक समर्पण, एक प्यार, एक वात्सल्य, एक कमिटमेंट, एक जुनून, एक शिद्दत आपसे भी चाहता हूं, और वो यही है कि पढ़ो, अपना तर्क लगाकर पढ़ो, अपने समर्पण के साथ पढ़ो, अपनी शिद्दत के साथ पढ़ो, और अपनी जिंदगी वाली क्लास के लिए पढ़ो। दिस इज योर लाइफ क्लास। बिकॉज ऑफ दिस क्लास से आपका जो लाइफ की, जिंदगी की दिशा और दशा है ना, वो बदल सकती है, अगर आपने पूरे समर्पण से, पूरे भाव से मेरे साथ डिस्कस किया तो। हाँ, ये जरूर है कि उस क्लास को आप जरूर शेयर करते रहिएगा अपने अपने मित्रों के साथ। कौन सा परीक्षण तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर फ्लूइड इंटेलिजेंस? अब देखो भाई, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, वेक्सलर इंटेलिजेंस स्केल, रेवन के प्रगतिशील मैट्रिसेस, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, और कफलर नेल्सन टेस्ट। व्हाट अबाउट द ब्रिलियंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स? क्या बात है। क्लास नहीं आई मतलब कहां नहीं आई? चलिए, बी सी, क्या बात है, क्या बात है। और वाकई दिमाग लगाया है, दिमाग हमारे एक दो विद्यार्थियों ने बस, बाकी तो हम तो कल नहीं हुई थी बेटा, बिल्कुल नहीं हुई थी। देखो, सिस्टम ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था 2 दिन से, 3 दिन से। तरल बुद्धि की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध कैटल से है। भाई कैटल ने, आरबी कैटल ने तरल और ठोस, तरल एवं ठोस बुद्धि यानी सॉलिड इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसे सामान्य, तरल को सामान्य और ठोस को जटिल और विशिष्ट बुद्धि कहते हैं। कहते हैं बेटा? आज का क्वेश्चन हार्ड है, क्वेश्चन अब डेली हार्ड आता है, क्वेश्चन अब आता ही सुपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परफेक्ट है भाई। कैटल ने 16 पीएफ भी दिया था, यह भी बात सही है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, कैटल तो संस्कृति मुक्त के भी तो प्रवर्तक है। संस्कृति मुक्त, और संस्कृति मुक्त स्टैनफोर्ड ने दिया नहीं था, वेक्सलर ने दिया नहीं, रेवंस ने दिया है संस्कृति मुक्त, गार्डनर ने नहीं दिया और कफलर ने नहीं दिया। उत्तर सी को लॉक करना पड़ेगा। कैसे मैच करना है भाई? संस्कृति मुक्त 3 लोगों के फेमस है, याद रखो, कैटल, रेवंस और गुड एनफ, श्रीमती गुड एनफ। इन तीनों को खोपड़ी में याद रखो, बहुत अच्छे से मैंने क्लास में सिखाया है, मेरे लाइव बैच में, एप्लीकेशन के लाइव बैच में बहुत अच्छे से पढ़ाया है मेरे मित्रों को, दोस्तों को। वहां पर स्पष्ट तौर पर लिखा है, तो जब तरल बुद्धि की यानी कैटल की तरल बुद्धि की बात कर रहे हो तो वो रेवंस के प्रगतिशील मैट्रिसेस से मापित की जाएगी। दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन बेटा, दैट्स वेरी इजी क्वेश्चन। भैया ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9694164171। इस पर आपको क्या करना पड़ेगा? कांटेक्ट करना पड़ेगा लाइव बैच के लिए। जिन बच्चों को लाइव बैच ज्वाइन करना है उनके लिए बात है, ठीक है ना? तो जिनको करना है कर सकते हैं, बाकी तेरा तुझको अर्पण। संकेत अधिगम, साइन लर्निंग सिद्धांत किसने दिया था? हु प्रपोज्ड द साइन लर्निंग थ्योरी? हल ने, स्किनर ने, एडवर्ड टॉलमैन ने, बांडुरा ने, जॉन डुई ने? बताओ जॉन डीवी, क्या होगा बेस्ट आंसर?
एक्सीलेंट, बिल्कुल परफेक्ट है। मानसिक परीक्षण बुक भी लिखी थी इन्होंने 1890 में, हमने ये भी आपको पढ़ाया था, आरबी कैटल ने। सुपर क्वेश्चन है माय डियर, सुपर, बहुत अच्छी लर्निंग है। और ये जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले हमने बताया था भाई, संकेत अधिगम यानी साइन लर्निंग की बात आएगी, या प्रतीक लर्निंग की बात आएगी, या उद्देश्यवाद की बात आएगी, या फिर आपके प्रत्याशा सिद्धांत की बात आएगी, या फिर अव्यक्त अधिगम की बात आएगी, लेटेंट लर्निंग की, तो उत्तर एक ही होगा, और वो होगा माय डियर फ्रेंड्स एडवर्ड टॉलमैन। बांडुरा को आप जानते हैं, सामाजिक अधिगम देते हैं। जॉन डीवी प्रयोजनवाद के जनक हैं, ठीक है बेटा। स्किनर इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के प्रवर्तक हैं, और क्लार्क एल हल सबलीकरण या फिर आप कहें सुदृढ़ीकरण या फिर प्रबलन सिद्धांत के प्रवर्तक कहे जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी को लॉक करना पड़ेगा। प्रेरित भूलने, क्या गजब का प्रश्न बनाया यार। प्रेरित भूलने यानी मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की अवधारणा किस सिद्धांत से जुड़ी है? द कंसेप्ट ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग इज रिलेटेड टू विच थ्योरी? क्या खतरनाक प्रश्न है। इसको लगा दो भैया मोस्ट, और मोस्ट के साथ लगा दो सुपर। ऐसा प्रश्न आता है नेट जेआरएफ में, ऐसे प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। और साइकोलॉजी के लिए सभी एस्पायरेंट जो भी हमारे साथ जुड़े हैं उनका दिल से स्वागत, जो नहीं जुड़े हैं उनका भी दिल से स्वागत। उनको जोड़ लो भाई, उनको शेयर कर दो क्लास को एक बार, है ना दोस्त। हाँ भाई, किसने सही उत्तर दिया है? शाबाश, सी आ रहा है। वेलकम, गुड इवनिंग, स्वागत, अभिवादन मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। बिल्कुल माय डियर लाडो, बहुत बहुत स्वागत आप सभी प्यारे बच्चों का। चलिए देखते हैं प्रेरित भूलने। यार ऐसा प्रश्न तो कभी सुना ही नहीं। मनोविश्लेषणात्मक, ये तो फ्राइड ने दिया था, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, भैया ये आपके पियाजे चाचा ने दिया था, ये भी हम जानते हैं। बहुसंग्रहणीय सिद्धांत, मल्टी स्टोर मॉडल थ्योरी की बात करें तो ये गार्डनर और थॉर्नडाइक का माना जाता है। जैविक अधः पतन की बात करते हैं तो फ्रांसिस गाल्टन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। न्यूरोसाइकोलॉजिकल सिद्धांत की बात करते हैं तो फ्राइड को पढ़ते हैं। लेकिन प्रश्न इतना गजब का है कि आज मुझे पता था मेरे 30 मारखान बच्चे भी गलत करेंगे। अरे खोपड़ी वालों, अरे खोपड़ी वालों, प्रेरित भूलना और भूलने का संबंध मस्तिष्क की अचेतन अवस्था से होता है। यानी जब कोई चीज अचेतन में चली जाती है, अचेतन में चली जाती है तो उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। और अचेतन की बात करते हैं सिगमंड फ्राइड, कौन सी थ्योरी में भैया? मनोविश्लेषणवाद में। किस में करते हैं? साइको एनालिटिक थ्योरी में बात करते हैं। इसलिए दिमाग तो चलाना पड़ेगा। प्रेरित भूलना यानी भूलने संबंधी प्रेरणा की बात सिर्फ अचेतन से जुड़ी होती है, बाकी किसी से नहीं जुड़ी होती, बाकी किसी से नहीं जुड़ी होती। मनोविश्लेषणवाद में चेतन, अचेतन, अर्धचेतन की जब हम बात करते हैं तो वहां पर इतना खतरनाक प्रश्न पूछता है, इतना ही पूछता है यार। क्वेश्चन देखो, साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और गलती से मेरे साथ पढ़ रहे हो तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाऊं, क्वेश्चन को कितना भी घुमाए मेरे बच्चे हमेशा तैयार रहें। अच्छा, वो विस्मृति है, वो विस्मृति है। यहां पर स्मृति विस्मृति का कंसेप्ट अगर डायरेक्ट विस्मृति दिया होता बेटा तो आप उत्तर कर देते, लेकिन वो तो मैंने नहीं बनाया। मैंने यहां पर खोपड़ी लगाने के लिए कहा, और खोपड़ी लगाना मतलब अचेतन। अरे भाई, जब कोई चीज, जब कोई विषय वस्तु, कोई ज्ञान, कोई सूचना आपकी चेतन से हटकर अचेतन में चली जाती है, इसका मतलब आप उसे विस्मृत कर देते हैं। और विस्मृत करने का मतलब है कि उसका संबंध मनोविश्लेषणात्मक से होगा। उत्तर आपका लाडलो ए माना जाएगा। देखो, क्वेश्चन साइकोलॉजी पढ़ रहे हो यार, मजाक नहीं कर रहे हो। और वो भी यार यूजीसी नेट लेवल की बात करते हो, बीपीएससी पीजीटी की बात करते हो,
तो फिर पढ़ो ना ढंग से, है ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक आईक्यू परीक्षण। देखो यार प्रश्न तो ये हैं, इनको कहते हैं क्वेश्चन, इनको कहते हैं प्रैक्टिस, मोस्ट सुपर है। आधुनिक आईक्यू परीक्षण, मॉडर्न आईक्यू टेस्ट की स्थापना किसने की थी? हु एस्टेब्लिश्ड द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न आईक्यू टेस्ट? अल्फ्रेड बिने, फ्रांसिस गाल्टन, डेविड वेक्सलर, विलियम स्टर्न और थॉर्नडाइक। जी हां बिल्कुल माय डियर, इसी समय क्लास आती है आजकल। आजकल यही हमारा समय है, फिक्स समय है, परमानेंट समय है, यहां पर हम इसी टाइम पर मिलते हैं आपको रेगुलर सुपर सुपर अंदाज में, ठीक है ना बेटा। चलिए बता दीजिएगा भाई, क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा है आधुनिक आईक्यू परीक्षण, मॉडर्न आईक्यू टेस्ट की स्थापना किसने की थी, यह बताना है। अल्फ्रेड बिने ने, फ्रांसिस गाल्टन ने, डेविड वेक्सलर ने, विलियम स्टर्न ने या फिर थॉर्नडाइक ने। आधुनिक आईक्यू परीक्षण, आपको पता है गजब का प्रश्न है और गजब का उत्तर आपको देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही उत्तर इसका सही होगा। नहीं अभी नहीं आ रही है वो वाली क्लास, सिर्फ इसी टाइम पर हम मिलते हैं। आधुनिक आईक्यू परीक्षण की बात आ रही है। आधुनिक आईक्यू परीक्षण जो है वो बनाया था आपके अल्फ्रेड बिने ने 1905 में बनाया था। और इसे यानी भाई आईक्यू टेस्ट क्या है, आईक्यू टेस्ट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो इसका मतलब है किसी व्यक्ति में या बालक में कितनी बुद्धि है, कितनी बुद्धि है, हाउ मच इंटेलिजेंस। क्या पूछता है? हाउ मच इंटेलिजेंस, कितनी बुद्धि है को मापना आईक्यू टेस्ट है। और लाडलो ये काम आपके अल्फ्रेड बिने ने किया था, फ्रांस के रहने वाले थे। अब फ्रांसिस गाल्टन बुद्धि शब्द के जन्मदाता हैं, जीव सांख्यिकी के जन्मदाता और प्रवर्तक हैं। वेक्सलर को आप WAIS और WISC के नाम से, यानी बच्चों के लिए और वयस्कों के लिए बुद्धि परीक्षण बनाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है बेटा, प्रश्न बदल दिया। आधुनिक आईक्यू परीक्षण की स्थापना, आधुनिक परीक्षण की स्थापना 1905 में दुनिया में सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने की थी। लाडलो किसने की थी मेरे बच्चों? अल्फ्रेड बिने ने। आप क्लास को शेयर करो ना करो, मैं क्वेश्चन सुपर देकर लेकर आऊंगा, मैं इसी अंदाज में पढ़ाऊंगा। भाई जो दिल से प्यार करते हैं ना, शिद्दत से चाहते हैं, वो जरूर मेरी उम्मीद के अनुसार, मेरे भावों के अनुकूल जरूर क्लास को शेयर करके आएंगे, है ना। जो नहीं करेंगे तो भैया उनका तो क्या कर सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, है ना। स्टर्न को आप जानते ही हो, जर्मनी के रहने वाले थे और इन्होंने आईक्यू का सूत्र दिया था, ठीक है ना, पहली बार 1912 में। थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान के जनक है, इनको आप जानते हो। तो पांचों विकल्पों का पोस्टमार्टम कर लिया है हमने। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखो, अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किस स्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? When is transfer of learning most effective? बताओ। जब पुराने और नए कार्य समान होते हैं, when old and new task are similar, जब दोनों कार्य पूरी तरीके से अलग होते हैं, जब केवल यादृच्छिक अधिगम किया जाता है यानी रैंडम लर्निंग होता है, जब कोई पूर्व अनुभव न हो, ठीक है ना, when there is no prior learning, जब सीखने का कोई उद्देश्य ना हो। अधिगम स्थानांतरण किस परिस्थिति में सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? बड़ा तगड़ा प्रश्न पूछा है भाई। चलिए ओके,
वेरी एक्सीलेंट, क्या बात है, बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, शाबाश शाबाश भाई, मजा आ गया भाई आनंद आ गया। इस बार सबने सुपर उत्तर दिया है। देखो यहां पर अलग होने की स्थिति में तो स्थानांतरण सबसे ज्यादा, अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होगा, जब भैया पुराने और नए कार्य समान होते हैं ना, तो फिर आपको पहले वाला ज्ञान जो है ना वो नए क्षेत्र में बहुत उपयोगी होता है। तो इसीलिए स्थिति तो समान होनी चाहिए ना, गलत हो जाएगा। अच्छा, रेंडमली अधिगम किया गया हो, नहीं भाई, रैंडम से कभी करते हैं कभी नहीं करते, ऐसे भी काम नहीं चलेगा। कोई पूर्व अनुभव ही नहीं हो तो उससे फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग किसका करोगे, जब अनुभव ही नहीं है आपके पास, जब पहले से कोई सूचना नॉलेज ज्ञान आपके पास है ही नहीं, तो ट्रांसफर किसको करोगे, गलत बात हो गई। अरे सीखने का कोई उद्देश्य, भैया हर सीखने का कोई ना कोई पर्पज जरूर होता है, ऑब्जेक्टिव जरूर होता है। लाडलो आप सभी लोगों ने सुपर क्लास उत्तर चुना है। अगला प्रश्न देखो, पार्श्विक सोच यानी लेटरल थिंकिंग के जनक कौन है, यार ये तो मैंने पढ़ाया था आपको, हु इज द फादर ऑफ लेटरल थिंकिंग, एडवर्ड डी बानो, जॉय पॉल गिलफोर्ड, कार्ल डंकर, जॉन डुई, स्टीवन पिंकर। यार क्या अद्भुत नाम पूछे हैं सर आपने, तो क्या कर दिया। यस परफेक्ट, चलिए वेरी मोस्ट लगा लो इस क्वेश्चन को, मोस्ट लगाना पड़ेगा, उत्तर आपको देना है। वाह मेरे शेरों, वाह मेरे शेरों, आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्या कर दिया, कमाल कर दिया। और भाई धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, है ना, वही याद आता है। जय माता दी। और हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हारे साथ ही डूबेंगे। ये देखो बाकी लोगों ने भी दे, वाह भाई वाह। अरे भैया सिक्स थिंकिंग हेड्स हमने पढ़ाए थे आपको, अरे याद करो। 6 चिंतन के टोप हमने पढ़ाए थे, और वो पढ़ाए थे एडवर्ड डी बानो के, एडवर्ड डी बानो के। काला टोप, हरा सफेद टोप, लाल टोप, है ना, हरा टोप, पीला टोप, सब कुछ पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। There are 6 thinking heads of Edward D. Bano. So my dear friends, इसका उत्तर भी उसी में से आपका होता है, पार्श्विक सोच, लेटरल थिंकिंग, उसी का तो पार्ट है बेटा। गड़बड़ कर दी, कितनी गड़बड़ कर दी भैया। गिलफोर्ड थिंकिंग की बात नहीं करते, ये बिल्कुल नहीं करते, ये तो अभिसारी और अपसारी की बात करते हैं बस, है ना, पार्श्विक की बात नहीं करते, ठीक है ना। इसीलिए गिलफोर्ड के पास मत जाओ, उत्तर तो आपका एडवर्ड डी बानो ही हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़ लो, क्लासिक कंडीशनिंग में असंयोजित उत्तेजना, अनकंडीशनड स्टिमुलस की भूमिका क्या है। इन क्लासिकल कंडीशनिंग व्हाट इज द रोल ऑफ द अनकंडीशनड स्टिमुलस। शर्त लगाई गई प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, बिना किसी सीख के प्राकृतिक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना, केवल ध्यान आकर्षित करना, प्रतिक्रिया को रोकना, या सीखने में बाधा डालना। जबरदस्त क्वेश्चन है ना, दिमाग भी हिल जाएगा और खोपड़ी भी हिल जाएगी। क्या सर नेट की तैयारी से पीजीटी निकल सकता है क्या? 100% निकल सकता है बेटा, कोई डाउट नहीं है। जब यूजीसी नेट ही पढ़ लोगे तो ये बीपीएससी वाला पेपर तो आपका, पीजीटी वाला पेपर तो आपका, चाहे वो यूपी पीजीटी हो, एमपी पीजीटी हो, या फिर बीपीएससी पीजीटी हो, डजंट मैटर, उसको तो फाड़ दोगे बेटा, रैंक ले आओगे, रैंक। लेकिन यूजीसी नेट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऐप हमारी पढ़ाई 360 है। कौन सी है लड्डू? पढ़ाई, PADHAI 360, है ना। पहले जांचो, फिर परखो, परखो और फिर निर्णय लो, और फिर ज्वाइन करो, पहले कंपैरिजन करो, है ना। अरे खोपड़ी में देखो, पढ़ाते सब लोग हैं, और हम वही पढ़ाते हैं जो किताबों में है, उससे बाहर हम भी नहीं पढ़ाते। और किताब मात्र 500 रुपीज तक सफिशिएंट आ जाएगी, लेकिन आप 5000 10,000 क्यों देते हो?
सिलेबस के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए। अरे समझ में आता है कि नहीं आता, खोपड़ी में इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जरूरी बात है, ठीक है ना, वो जरूरी बात है। वरना उस लर्निंग का फायदा ही क्या। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लोग 1000 और 2000 रुपए में भी कोर्स दे देते हैं, लोग 100 रुपए में कोर्स दे देते हैं, उसका फायदा क्या है, आपका माइंड भी तो डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका क्या मतलब है। तो ऐप पढ़ाई 360 है, यहां पर आपको साइकोलॉजी का लाइव बैच मिलेगा, लाइव बैच, ठीक है। इसमें आपको क्या 50% का ऑफर है, 50% फ्लैट ऑफर है, ये भी ले सकते हो। इसके लिए आप इस नंबर पर कोई भी समस्या हो तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी, ठीक है। हाँ ये देखो, सही बात है, इतना ही पैसा लेते हैं लोग बाग, बिल्कुल सही कहा है। अच्छा देखो आंसर क्या दिया है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सारे विद्यार्थी सही दे रहे हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में असंयोजित उत्तेजना यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस यानी यूएस, और असंयोजित उत्तेजना अनकंडीशनड स्टिमुलस का मतलब बेटा होता है भोजन, मतलब होता है स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक कितनी बार सिखाया है लाडलो, स्वाभाविक उद्दीपक ये कितनी बार सिखाया। और स्वाभाविक उद्दीपक के शर्त लगाने पर भैया ये तो कंडीशनड स्टिमुलस के साथ होता है, केवल ध्यान, ध्यान का कोई रोल नहीं है, ये तो बांडुरा में है। प्रतिक्रिया को रोकना मकसद ही नहीं होता, रोकने की बात ही नहीं करते आईपी पावलो, गलत आंसर है। राधे राधे, वेलकम, स्वागत बेटा। सीखने में बाधा डालना ये तो लर्निंग ट्रांसफरेशन का नेगेटिव, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, हटा दो इसको भी, उड़ा दो, तो बचता कौन है, अरे बिना किसी सीख के प्राकृतिक प्रतिक्रिया। आ गया ना लाडलो, अरे कितनी बार सिखाया, जब यूएस या यूसीएस आ जाएगा तो अनुक्रिया यूसीआर होगी, इसका मतलब प्राकृतिक स्वाभाविक अनुक्रिया होगी, प्राकृतिक और स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति। अरे लाडलो खोपड़ी लगा के पढ़ो, उत्तर केवल और केवल बी को लॉक करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। इलिसिट इन ए नेचुरल अनलर्न्ड रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही दिया है उत्तर, शाबाश बहुत विद्यार्थियों ने। तो उत्तर क्या हो गया भैया, बी को लॉक करना पड़ेगा। अगला प्रश्न पढ़ो, सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी में मॉडलिंग का क्या महत्व है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडलिंग इन सोशल लर्निंग थ्योरी, इन सोशल लर्निंग थ्योरी, बताओ बेटा। व्हाट अबाउट द बेस्ट एंड राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। केवल पुरस्कार के आधार पर सीखना, दूसरों के व्यवहार का अवलोकन और अनुसरण करना, केवल अनुदेशों का पालन करना, व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान देना, या बिना ध्यान दिए व्यवहार करना। ये तो आसान वाला प्रश्न है, हमें पता है कोई भी बच्चा सही मतलब गलत उत्तर नहीं देगा, ये हमें विश्वास था भाई। जब बात सोशल लर्निंग की आती है, सामाजिक अधिगम बांडुरा कहते हैं दूसरों के व्यवहार को देखकर, ठीक है ना, महसूस करके। सभी प्रिय मित्रों का दिल से स्वागत, जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर साइकोलॉजी से टीचर बनने की जिद है, अगर साइकोलॉजी से अपनी लाइफ में एक टारगेट अचीवमेंट की जिद और जुनून शिद्दत है, तो माय डियर वेलकम है संजय सर साइकोलॉजी के इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। जी हाँ मित्र, चलिए बेटा। तो देखो दूसरों के व्यवहार का अवलोकन करना मैंने आपको बताया था, इसीलिए तो यहां पर ये मॉडलिंग आपसे पूछा है, मॉडलिंग का क्या महत्व है। तो मॉडलिंग का मतलब ही प्रतिमान स्थापित करना है, और प्रतिमान का मतलब होता है आदर्श स्थापित करना, और आदर्श का मतलब होता है यानी मॉडल चुनना, ठीक है ना, मॉडल चुनना। और ऐसी स्थिति में दूसरों के व्यवहार को अवलोकन करके उनका अनुसरण करना ही यहां पर सामाजिक अधिगम का मॉडल का अर्थ होता है। उत्तर आपका फिर से बी को लॉक करना पड़ेगा। ओके बेटा,
अगला प्रश्न पढ़ो। संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी में व्यक्ति किस प्रकार की असंगति को कम करने की कोशिश करता है? यार प्रश्न पूछा है आज इसका, कॉग्निटिव डिसोनेंस कई बार पूछा है मैंने प्रश्न, है ना। फेस्टिंगर इसके प्रतिपादक हैं, यह भी मैंने कई बार बताया है, मुझे विश्वास है सभी को याद भी होगा, है ना। लेकिन आज उसका मीनिंग पूछ लिया कि यार इसका आखिर मीनिंग क्या है। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, हाउ डज एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट टू रिड्यूस डिसोनेंस? आप क्या करोगे? विरोधाभासी जानकारी को स्वीकार करके, अपनी धारणाओं को संशोधित करके, केवल बाहरी दबाव का पालन करके, किसी भी तरह की जानकारी को अस्वीकार करके, या बिना किसी बदलाव की स्थिति को बनाए रखकर। अगर कॉग्निटिव डिसोनेंस है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? बताओ भाई, सीधी सीधी सी बात है। हमने आपको बताया, मान लीजिए आज मेरे पास, देखो खतरनाक प्रश्न है, इसको समझाऊंगा मैं, इसको मैं मोस्ट लगा के समझा रहा हूं, है ना। मुझे पता है आप गलत उत्तर देंगे, बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं, बहुत सारे तुक्का दे रहे हैं, लेकिन आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? आज उस रीजन को समझ लेते हैं, आज उस धारणा को समझ लेते हैं, आज उस अवधारणा को समझ लेते हैं। यानी आप जब कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करते हैं, फेस्टिंगर की बात करते हैं, तो कहीं कहीं पर फ्लेंडर भी नाम मिल जाता है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी साथ में बेटा, क्या रखनी पड़ेगी? वो बात सिर्फ इतनी है कि आज मेरे पास जो सूचना है, जो ज्ञान है, अगर मैं उस ज्ञान को, उस सूचना को, जो मेरे पास गलत सूचना है, गलत ज्ञान है, कहते हैं ना अधजल गगरी छलकत जाए, यू नो ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। और ऐसी स्थिति में जब ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग की बात करते हैं हम लोग, तो ऐसी स्थिति में यहां साइकोलॉजिकल टर्म में हम कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात करते हैं। बिकॉज ऑफ जिन लोगों के पास कुछ नॉलेज है, सम नॉलेज, ठीक है, वो सम नॉलेज का वो दिखावा करते हैं और वो बहुत बड़ी नॉलेज के साथ उसकी संगति की बात करते हैं, लेकिन वहां पर संगति नहीं होती, वहां पर असंगति होती है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अगर उसको अच्छे से आप सीखना चाहते हैं, अगर उसे आप अपने जीवन में यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा, उसमें सुधार करना पड़ेगा मित्र। और अगर आपने सुधार कर लिया तो निश्चित तौर पर आप नई अवधारणाओं के साथ क्या कर लेंगे? समायोजन स्थापित कर लेंगे, यानी कॉग्निशन कर लेंगे। इसलिए अपनी धारणाओं को संशोधित करके, क्या करके बेटा? संशोधित करके। विरोधाभासी जानकारी को स्वीकार करके संभव ही नहीं है, ठीक है। केवल आ गया तो ये तो वैसे ही उड़ा दो, किसी भी तरह की जानकारी को अस्वीकार आ गया वैसे ही उड़ा दो, बिना आ गया उड़ा दो यारो। देखते क्या हो, उत्तर को लॉक कर दो, बी होगा। क्या होगा बेटा? बी परफेक्ट होगा। क्लियर है सभी का? चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। स्मृति समेकन यानी मेमोरी कंसोलिडेशन की प्रक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना? विच फैक्टर प्लेज ए की रोल इन द प्रोसेस ऑफ मेमोरी कंसोलिडेशन? मैंने पढ़ाया है सतत अभ्यास, नींद, सामाजिक बातचीत, केवल रचनात्मक गतिविधियां और प्रेरक पुरस्कार। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे इस प्रश्न का सही और बेस्ट आंसर देंगे ना, तो भैया वो होंगे 30 मार्क खान। क्या होंगे बेटा? 30 मार्क खान। अरे भाई आपसे पूछा क्या है, 1 मिनट में आते हैं हम, ठीक है। स्मृति समेकन
यानी कि इसका सीधा सीधा संबंध होता है अल्पकालिक सूचनाओं को, अल्पकालिक सूचनाओं को, शॉर्ट टर्म इंफॉर्मेशंस को, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करना। और कन्वर्ट करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? सतत अभ्यास, नींद, सामाजिक बातचीत, केवल रचनात्मक गतिविधियां और प्रेरक पुरस्कार। बताओ। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा आपका सतत विकास। यानी आप सीधा सीधा इसको ऐसे समझ लीजिएगा, यहां पर मैं आपको प्रोसेस ऑफ मेमोरी कंसोलिडेशन का मतलब दिखा देता हूं। यानी अल्पकालिक स्मृति को, अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति में बदलना, स्मृति में बदलना या स्थायित्व लाना, यह होता है आपका स्मृति समेकन। क्या होता है बेटा? स्मृति समेकन। और ये कब होता है? जब आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, आप जब कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो अल्पकालिक स्मृति, यानी जो सूचना आपके दिमाग में बहुत कम समय के लिए थी, वो धीरे धीरे लंबे समय के लिए आपके मस्तिष्क में स्थायी बन जाती है और वो दीर्घकालिक स्मृति में बदल जाती है। उसे कहते हैं हम लोग सतत अभ्यास। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत सुपर क्वेश्चन है, इसको भी आपको मोस्ट लगा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ये रहा जी कारक सिद्धांत। जी फैक्टर थ्योरी का मुख्य तात्पर्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी इंप्लीकेशन ऑफ द जी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस? अब प्यारे बच्चों, अब ऐसा प्रश्न जब एग्जाम में आ जाता है तो खोपड़ी तो घूम ही जाती है। क्या हो जाती है? घूम जाती है, घूम ही जाती है, क्योंकि प्रश्न के ऑप्शन घुमा दिए हमने। तो इसको भी क्या लगाना पड़ेगा? मोस्ट लगाना पड़ेगा। बुद्धि केवल विशिष्ट क्षमताओं का योग है। एक सामान्य मानसिक क्षमता सभी संज्ञानात्मक कार्यों में योगदान करती है। बुद्धि केवल सामाजिक संदर्भ में ही मापी जाती है। बुद्धि को केवल शैक्षिक प्रदर्शन द्वारा मापा जा सकता है। कोई सामान्य बुद्धिमत्ता नहीं होती है। बताओ, जी फैक्टर थ्योरी। और आपको पता ही है, यस, आज की सूचनाओं को जो धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप डाल रहे हो, ये स्मृति समेकन है, ये मेमोरी कंसोलिडेशन है। ठीक है ना बेटा? जो आप लोग डेली मेरे साथ इस प्रैक्टिस में करते रहते हो। तो वही तो बात है यार। कितना केवल आ गया उड़ा दो, केवल आ गया उड़ा दो, केवल आ गया उड़ा दो, नहीं होती उड़ा दो। पूछा तात्पर्य है तो आंसर क्या बनेगा भैया? बी बनेगा। क्या बनेगा? बी। नेगेटिव अप्रोच से बनाना सीखो, आसान है। दैट्स वेरी इजी माय डियर फ्रेंड। ठीक है ना? वैसे भी एक सामान्य मानसिक क्षमता, जो जी फैक्टर की बात करते हैं, तो जी फैक्टर की बात करने वाले व्यक्ति स्पीयरमैन है। कौन है लाडलो? स्पीयरमैन। कहां के रहने वाले थे बेटा? यूके के रहने वाले थे। ठीक है, कब दी थी थ्योरी? 1904 में, 1904 में। ठीक है ना? टू फैक्टर्स थ्योरी, जिसमें जी और एस की वकालत इन्होंने की है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। कार्यशील स्मृति, वर्किंग मेमोरी में फोनोलॉजिकल लूप, ये देखो आया था, ये हमने पढ़ाया है यार, ज्यों की त्यों का कार्य क्या है, ऐसे भी पढ़ाया था। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फोनोलॉजिकल लूप इन वर्किंग मेमोरी? दृश्य सूचनाओं को संग्रहित करना, संवेदी जानकारियों को संग्रहित करना, मौखिक और ध्वन्यात्मक जानकारी को अस्थायी रूप से धारण करना, दीर्घकालिक स्मृति में जानकारी को स्थानांतरित करना, केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना। भाई फोनोलॉजिकल लूप। और आपको तो याद ही होगा मेरे लाडलों को, मैंने इसमें आपको कार्यशील स्मृति के तीनों कंसेप्ट की चीजों को सिखाया था। यानी एक होता है दृश्य स्थानिक स्केच पैड, एक होता है फोनोलॉजिकल लूप,
और तीसरा होता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना, बिल्कुल, केंद्रक जिसे हम कहते हैं। ये तीनों मैंने आपको कार्यकारी स्मृति में सिखाए थे। ठीक है ना, और उन तीनों में से एक आज पूछ लिया कि फोनोलॉजिकल लूप का अर्थ क्या है। मैंने आपको दिखाया था भाई, देखो, एक होता है पहला दृश्य, यहां पर देखकर, देखकर था इसमें, है ना, और यहां पर फोनोलॉजिकल, और फोन शब्द जहां पर भी आ जाए, फोन शब्द जहां पर भी आ जाए तो इसका अर्थ होता है सुनना। क्या होता है बेटा? सुनना। तो यहां पर अब ऑप्शन में दिमाग तो दौड़ाओ, दृश्य को उड़ा दो, संवेदी जानकारी को उड़ा दो, और ये ध्वनि आ गई ना, ध्वनि। अरे मौखिक में भी ध्वनि होती है, आवाज होती है, ध्वन्यात्मक में ध्वनि होती है। तो फिर उत्तर भैया सी कर दो ना लाडलो। अरे दीर्घकालीन स्मृति जानकारी को नहीं, और केवल आ गया उड़ा दो। बचता कौन है? एक ही तो बचता है भैया। अरे काहे को गलत कर रहे हो? कितना सरल है ना भाई लाडलो। ऐसे पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, है ना। समझ कर समझना भी एक अच्छी समझ है, और समझ कर फिर भी ना समझो तो वो हमारी समझ में भी ना समझ है। इसीलिए लाडलो, अपना तर्क, अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपना इंटेलिजेंस, तुम बैठे हो पड़ोसन के भरोसे, उससे काम नहीं चलेगा, है ना दोस्त। चलो बेटा, जो मित्र अभी तक हमारे बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। 9694164171 पर आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन हमारी पढ़ाई 360 है, पढ़ाई 360, ठीक है, 360, पढ़ाई 360। जब उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको पता लग जाएगा। इवन हमने तो ये भी कह दिया अपने बच्चों को, यार क्लास में अगर मजा नहीं आए तो 24 घंटे में रिटर्न। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, सी को लॉक कर दो बेटा। ये समझा दिया आपको एप्लीकेशन वाली क्लास में। भाई देखो क्या प्रश्न पूछा है यार, लगाना पड़ेगा मोस्ट। अरे ऐसी साइकोलॉजी पढ़ लो कि बस दिल गार्डन गार्डन हो जाए। आत्म प्रभावकारिता, सेल्फ एफिशिएंसी, है ना। सिद्धांत किसका समर्थन करता है? सेल्फ एफिकेसी। व्हाट डज द सेल्फ एफिकेसी थ्योरी प्राइमरीली सपोर्ट? व्यक्ति की सामाजिक पहचान एंड इंडिविजुअल सोशल आइडेंटिटी। विश्वास की व्यक्ति किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है ना। केवल आनुवंशिक कारक, बाहरी प्रेरणा पर निर्भरता, संज्ञानात्मक विकास में बाधा। कितना सरल प्रश्न पूछा है, और ऐसे प्रश्नों का उत्तर तो आप मुझे पता है तुक्के से भी दे दोगे। आत्म प्रभावकारिता, यार तुम अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कब कर सकते हो? खुद को। यार अपनी किसी कंसेप्ट को, किसी अवधारणा को, बहुत बहुत स्वागत मेरे लाडलों का, प्यारे बच्चों का, भावी शिक्षकों का। और पिछले 2-3 दिनों से क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण डिस्टर्ब हो रही थी, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज फिर से अब नहीं होगी, ठीक है। और अब ऐप पर भी क्लास कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि वो इसकी वजह से कल भी लेट नाइट तक टेक्निकल सपोर्टिंग की सहायता से हमने इसको ठीक करवाया। अब ठीक है। थैंक यू सो मच मिश्रा जी, बहुत बहुत अभिवादन। देखो आसान क्वेश्चन है, विश्वास की व्यक्ति किसी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। यार खुद को प्रभावी, यार खुद को संतुष्ट, खुद को खुश करना चाहते हो ना जिंदगी में, तो क्या करो यार, यह विश्वास होना चाहिए, यह जज्बा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कूट कूट कर कि आई एम सक्सेसफुल पर्सनालिटी। अच्छा, क्लास कम से कम 2 घंटा कीजिएगा। आपका संडे को मैराथन है ना? अरे हर संडे को मैराथन है, डोंट वरी। परसों मैराथन क्लास होगा आपका, सुपर, और वो भी मॉर्निंग आवर्स में, ठीक है। सो डोंट वरी, आप पढ़ते जाओ।
केवल आ गया, बाहरी प्रेरणा का कोई मतलब नहीं है। जब सेल्फ आ गया तो बाहरी देखते ही उड़ा दिया करो। संज्ञानात्मक विकास ये तो दोनों पक्षों को सामाजिक करता है, सामाजिक ये भी बाहरी हो गया, तो बचता तो अकेला एक ही है ना, बी। देखो प्रश्न को पढ़ने का ढंग सीख लो बेटा। सर ऐप पर 100% यूनिट वाइज है पीपीटी, क्या बात करते हो डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है, है ना। हाँ, जो इधर उधर बिखड़ी हुई है ना उसको ठीक जरूर कर देंगे, अब सारा सिस्टम सही हो जाएगा। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म सिद्धांत में सीखने की प्रक्रिया का मुख्य आधार क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी बेसिस ऑन द लर्निंग प्रोसेस इन बिहेवियरिज्म? अब बात जब व्यवहारवाद की आए तो खोपड़ी में 1913 भी आना चाहिए, खोपड़ी में वाटसन भैया भी आने चाहिए, है कि नहीं। आंतरिक विचार और भावनाएं, पर्यावरणीय उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं, सामाजिक आदान प्रदान, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं या फिर जैविक कारक। कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। सब सर आपकी क्लास देखने में बहुत अच्छी लगती है, आप बेस्ट टीचर हैं, थैंक यू सो मच। नहीं है तो मिल जाएगा, वो तो चिंता मत करो डियर, जो नहीं है ना पीडीएफ वो तो मिल जाएगी, उसकी टेंशन मत किया करो यार। कहीं हमसे भी इधर उधर मिसिंग हो जाती है। आप तो शिद्दत से दिलो जहां से अपने दूसरे लोगों का भले करने के भाव को जगा लो, बस कर भला तो हो भला, बस यही भाव जगाना चाहिए। उत्तर आपका बी आ रहा है क्या माय डियर? क्या बात है यार, क्या तुक्का दे रहे हैं यार, सुपर तुक्का दे देते हैं आजकल, है ना। जहां पर मैंने आपको सिखाया था व्यवहार बराबर स्टिमुलस यानी उद्दीपक प्लस अनुक्रिया या प्रतिक्रिया। दुनिया में जहां पर भी ये लिखा हो याद रख लो, खोपड़ी घुमा के पढ़ो, खोपड़ी लगा के पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, जहां पर उद्दीपक आ जाए और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया आ जाए तो समझना 100% व्यवहारवाद की बात हो रही है। थैंक यू सो मच बेटा आप सब लोगों के इस प्यार के लिए, बस आप ही की बदौलत, सिर्फ आपकी जैसी जैसी सर प्रतिक्रिया है। अच्छा ठीक है, डजेंट मैटर। देखो प्रतिक्रिया दे दी, एनवायरमेंटल स्टिमुलस ये दे दिया ना, स्टिमुलाए, स्टिमुलाए का मतलब उद्दीपक होता है भैया। अरे 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 अरे, स्टिमुलाए मतलब उद्दीपक, एंड रिस्पॉन्सेस का मतलब प्रतिक्रिया। यार दोनों तो दे दिया, यार दोनों दे दिया, कितना सरल प्रश्न बना दिया। जब उद्दीपक और अनुक्रिया या प्रतिक्रिया दोनों आ जाएं तो भैया उत्तर बी बन जाता है। उत्तर क्या बन जाता है? बी को लॉक करना पड़ेगा, बाकी सब गलत है। अरे प्रश्न को सीखो, जिंदगी में भूलो मत, है ना। अब कभी भी व्यवहार शब्द दिख जाए, व्यवहारवाद दिख जाए, खोपड़ी लगा के पढ़ लो, जिंदगी में कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और जिनका गलत हो रहा है इसका मतलब उनकी प्रैक्टिस अधूरी है, इसका मतलब उन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, इसका मतलब वो संजय सर साइकोलॉजी के साथ जुड़कर कंटिन्यूअस डेली लगातार ईमानदारी से, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, जिद से, जुनून से, समर्पण से अभी तक जुड़े नहीं हैं। और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए तेरा तुझको अर्पण। भैया तुम घूम लो, पहले देख लो और फिर आ जाओ, ठीक है बेटा। चलो अच्छा, कंसेप्ट सीखने के लिए एप्लीकेशन पढ़ाई 360 और वहां पर साइकोलॉजी का संजय सर का लाइव बैच, वो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा अगर कंसेप्ट सीखना है। और भैया बाकी तो पैसा तुम्हारा है, समय तुम्हारा है, जिंदगी तुम्हारी है, इसका जो चाहे तुम कुछ भी करो, मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, है ना। लेकिन मुझे आश्चर्य तो तब होता है, आप लोग डिग्रीज में इतना पैसा लगा चुके और लास्ट में आकर जब 1000, 2000, 4000 की बात होती है ना, तो वहां पर दिमाग लगाने लग जाते हैं, अरे यार इतनी फीस कैसे देंगे, अरे नहीं देंगे तो तेरा तुझको अर्पण। तुमने बीएड करने में, तुमने पोस्ट ग्रेजुएशन करने में इतना पैसा लगा दिया, तब तक तुमने दिमाग नहीं लगाया। डिग्रियां क्या देखने के लिए बनाई है क्या? अब उनका यूटिलाइज करो ना भैया, अब जिंदगी वाली क्लास में तो पढ़ो। अरे दिस इज योर लाइफ क्लास
माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर नॉट योर एकेडमिक क्लास। जहां पर एक नंबर कम आ गया ना एकेडमिक क्लास में, तो भी अगली क्लास में पहुंचकर पास हो जाते थे ना, फेल नहीं होते थे। अरे 9th से 10th में पहुंच गए, 10th से 11th में पहुंच गए, दिस इज योर एकेडमिक कंसेप्ट। ठीक है ना, वेरी एक्सीलेंट बेटा, देखो जरूर देखो, 100% देखो। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि पहले कंपैरिजन करो। दिस इज योर लाइफ क्लास यार, लाइफ क्लास में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मैं कहता हूं इवन अगर कहीं से 2-5 हजार अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कर्ज भी ले लेते हो, तो भैया सैलरी 60-70 हजार मिलेगी कम से कम, है कि नहीं? क्या फर्क पड़ेगा? वो डिग्रियां क्योंकि उनका औचित्य यहां पर आकर सिद्ध करना है, उनका इंपॉर्टेंस यहां पर आकर दिखाना है। बस यही बात खोपड़ी में बिठा लो, वरना सब बेकार है। ठीक है, सब किया धरा बेकार है। अगला प्रश्न पढ़ो। निर्माणवाद कितनी बार पढ़ाया है, कितनी बार? भैया ये यूजीसी नेट लेवल के प्रश्न पूछा हूं, है ना? ऐसे ही प्रश्न आते हैं आजकल आपके पेपर्स में, जाके उठा के देखो तब पता चल जाएगा। तो निर्माणवाद यानी कंस्ट्रक्टिविज्म के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में छात्र की क्या भूमिका होती है? अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म, व्हाट रोल डज द लर्नर प्ले इन द लर्निंग प्रोसेस? केवल सूचना ग्रहण करना, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करना, शिक्षक के निर्देशों का पालन करना, केवल रटना, सामाजिक तुलना करना। देखो ये दो केवल को तो उड़ा दो, क्योंकि ये तो नकारात्मक अर्थ देते हैं, ये कभी सकारात्मक दे ही नहीं सकते। हाँ, जो दोस्त, जो मित्र, जो प्यारे बच्चे, जो शिक्षक, जो भावी शिक्षक आज पहली बार हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जो कि आपका अपना बनाया हुआ छोटा सा प्लेटफॉर्म है, अभी तो छोटा सा है, जैसे जैसे बड़ा होगा ना तो हम अपना कमाल धमाल दिखाएंगे। अभी भी दिखा रहे हैं हम। जितने बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड हैं, एक सिंगल बच्चे की कोई कंप्लेंट हमारे पास नहीं आई। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार भी हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी लर्निंग आपको समझ में आ रही है, मजा आ रहा है मतलब। चलिए दूसरा, भैया सक्रिय, आपको पता है जीन पियाजे एक अच्छी बात कहते हैं। जीन पियाजे कहते हैं कि बालक वातावरण के साथ सक्रिय रूप से जब स्वयं खोज द्वारा नवीन ज्ञान का निर्माण करता है, वो व्यक्तिक निर्मितवाद है, निर्माणवाद है। और वाइगोत्स्की कहते हैं जब बालक समूह में, ग्रुप में एक दूसरे के साथ डिस्कशन करके, पारस्परिक क्रिया द्वारा, विचार विमर्श करके, कल्पना और चिंतन द्वारा जब उस समस्या का उपस्थित समस्या का नए ढंग से समाधान प्रस्तुत करते हैं, वो सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माणवाद है लाडलो। ठीक है बेटा, ऐसे पढ़ो यार, तभी तो मजा आएगा। जहां पर टीचर की भूमिका केवल फैसिलिटेटर की होती है, किसकी होती है? फैसिलिटेटर की। बी को लॉक करना पड़ेगा। केवल मूक दर्शक होता है, एजेंट होता है टीचर तो बस। द्वैत संहिता, माय डियर क्या प्रश्न पूछा है। द्वैत संहिता सिद्धांत यानी ड्यूल कोडिंग थ्योरी का मुख्य तात्पर्य क्या है? खोपड़ी हिलाने वाले प्रश्न पूछूंगा बेटा आपसे, ऐसे नहीं पूछूंगा। व्हाट इज द प्राइमरी इंप्लीकेशन ऑफ ड्यूल कोडिंग थ्योरी? इसको दो तरीके से समझाता हूं। जब नेट वाली क्लास में पढ़ोगे तो उसको उसी ढंग से समझेंगे, और जब इस क्लास में पढ़ोगे तो उसको उसी ढंग से समझेंगे, है कि नहीं? चलो, केवल मौखिक जानकारी का महत्व, केवल दृश्य जानकारी का महत्व। भैया केवल को तो उड़ा ही देते हो, इसको भी उड़ा दो और इसको भी उड़ा दो, तो बचता कौन है? आपने तो सरल दे दिया। अरे भैया, जिसमें मौखिक और दृश्य यानी जिसमें वर्बल और विजुअल दोनों, जिसमें वर्बल एंड विजुअल इंफॉर्मेशन दोनों शामिल हो, उसको हम कहते हैं। अरे सी कहां से दे? अच्छा सी, हाँ सॉरी, सी होगा। तो ऐसी स्थिति में आपका उत्तर केवल सी होगा। और वैसे भी ड्यूल दे दिया ना, ड्यूल दे दिया यानी दो, और दो में तो आपके मौखिक और दृश्य दोनों आ जाएंगे। मौखिक और दृश्य दोनों प्रकार की जानकारी या सूचना शामिल हो जाएगी। ठीक है ना जी? क्लास को भले ही शेयर मत करो, भले ही लाइक मत करो,
समझ में आए तो करो, वरना मत करो भाई। लेकिन अच्छा पढ़ो, क्वालिटी वाला पढ़ो। जहां से भी पढ़ते हो ना, जहां से भी पढ़ते हो, बस अच्छा पढ़ो, बिकॉज ऑफ ये आपकी लाइफ का कॉन्सेप्ट है। दिस इज योर लाइफ क्लास। सो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। आश्रितता सिद्धांत, अटैचमेंट थ्योरी में सुरक्षित लगाव में सुरक्षित लगाव यानी सिक्योर अटैचमेंट की प्रमुख विशेषता क्या होती है, बताओ। व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिक्योर अटैचमेंट इन अटैचमेंट थ्योरी? अत्यधिक निर्भरता, आत्मनिर्भरता के साथ सामाजिक समर्थन, सामाजिक असुरक्षा, परित्याग की आशंका और भावनात्मक अनिर्णय। देखो, अनिर्णय नकारात्मक शब्द है, आशंका नकारात्मक वर्ड है, असुरक्षा नकारात्मक वर्ड है, निर्भरता दूसरों पर भैया गलत है। तो फिर बचता कौन है? वैसे भी आश्रितता सिद्धांत है ना, में सुरक्षित, आश्रितता सिद्धांत तो है यानी निर्भरता वाला तो है, लेकिन उसमें सुरक्षित लगाव, उसमें सुरक्षित लगाव की विशेषता पूछी है। इसीलिए प्रश्न ये, मतलब उत्तर आपका बी को लॉक करना पड़ेगा। ये सुरक्षित हो गया ना, सामाजिक समर्थन सुरक्षित है, ये सुरक्षित लगाव है। ये आपका सुरक्षित लगाव है, ठीक है ना। और यहां पर आत्मनिर्भरता, ये भी अपने आप में सुरक्षित है। हाँ भाई, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिपादन सिद्धांत, एट्रीब्यूशन थ्योरी में आंतरिक प्रतिपादन, इंटरनल एट्रीब्यूशन किसे संदर्भित करता है? इन एट्रीब्यूशन थ्योरी व्हाट डज इंटरनल एट्रीब्यूशन रेफर्स टू? परिणाम का बाहरी कारण, जब बाहरी आ गया तो आंतरिक हो ही नहीं सकता। व्यक्तिगत गुणों या क्षमताओं से संबंधित कारण, परिस्थिति और पर्यावरण से संबंधित, ये पर्यावरण भी बाहरी होता है, परिस्थिति भी बाहरी होती है, इसको भी उड़ा दो। केवल संयोग, ये गलत आ गया। सामाजिक दबाव यानी दूसरों का, ये भी दूसरा शब्द आ गया, समाज का मतलब, तो इसको भी उड़ाना पड़ेगा। तो बचता कौन है फिर? ए, मतलब बी उत्तर बचता है। अच्छा, वैसे भी गुण और क्षमताएं हमेशा इंटरनल होती हैं, है ना। आपके जितने भी गुण है ना, जितने भी कैपेसिटीज हैं आपकी, जितने भी इंटरनल कैपेसिटीज हैं, वो आपकी इंटरनल है, आंतरिक हैं। और आंतरिक गुण हमेशा निश्चित तौर पर व्यक्ति के गुण होते हैं, जो उसकी क्षमताओं से संबंधित भी होते हैं। ठीक है बेटा, इसलिए प्रश्न को खोपड़ी लगा के पढ़ा करो, कितना फास्ट उत्तर देना सीखो बस। ठीक है बच्चे, चलो अगला प्रश्न पढ़ो। संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह, है ना, कॉग्निटिव प्रिजुडिस या बायस में एंकरिंग प्रभाव, एंकरिंग प्रभाव का क्या अर्थ है? व्हाट डज द एंकरिंग इफेक्ट रेफर्स टू कॉग्निटिव बायस? बोलो बेटा, ब्रिलियंट क्वेश्चन। निर्णय में शुरुआती जानकारी का अत्यधिक प्रभाव, केवल नवीनतम जानकारी का महत्व, यादृच्छिक डेटा का उपयोग, सामाजिक तुलना पर आधारित निर्णय, या केवल उच्च स्तरीय विश्लेषण। ये केवल दो तो उड़ गए वे तुम्हारे, बचे तीन। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, जल्दी लगाओ भाई, जल्दी लगाना पड़ेगा बेटा दिमाग। शाबाश, एक्सीलेंट, सुपर हिट, वेरी एक्सीलेंट बेटा। अब देखो उत्तर निर्णय में, अच्छा एक बात बताओ, पूर्वाग्रह मतलब पहले से, पहले से, पहले से माइंडसेट, माइंडसेट पूर्वाग्रह कहलाता है। में एंकरिंग प्रभाव का क्या अर्थ है? यार अब अभी आप पहले से, आपका माइंड सेट है, पहले से दिमाग में कोई चीज फिट एंड फाइन है, खोपड़ी में सेट है। अब क्या कर रहे हो आप? एंकरिंग कर रहे हो।
अब आप अपना परफॉर्मेंस प्ले कर रहे हो और परफॉर्मेंस प्ले करते समय उसका अर्थ निर्णय में शुरुआती जानकारी का अत्यधिक प्रभाव, यानी जो पहले की जानकारी है ना, अरे पूर्वाग्रह में वही तो होगा, पहले की जानकारी में आज जो डिसीजन ले रहे हो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पहले की नॉलेज का, पहले की सूचनाओं का। अरे पहले से ही माइंड सेट है जिसका, किसका माइंड सेट है कि भैया बिल्ली के रास्ता काटने से अपशकुन होता है ना। आज एक दिन आप बहुत गजब का एग्जाम देने जा रहे थे अपने दोस्त के साथ और भाई साहब बिल्ली रास्ता काट गई, आप पहले से ही पूर्वाग्रह जानकारी है, तो आज का जो डिसीजन था ना एग्जाम देने का, भैया उस डिसीजन वाले लक्ष्य में एक किंतु जुड़ गया। क्या जुड़ गया? यार बिल्ली रास्ता काट गई यार, और दोस्त से कह भी दिया भाई साहब बिल्ली रास्ता काट गई, आज तो पेपर सही नहीं होगा। अब माइंड सेट हो गया पहले से। तो वही तो बात है, निर्णय में, आज के निर्णय में शुरुआती जानकारी का अत्यधिक प्रभाव, ज्यादा प्रभाव होकर के, और फिर वास्तव में ऐसा हुआ, जाके पेपर दिया तो पेपर वाकई खराब हो गया। क्यों? अब बेचारी खराब और अब कुछ नहीं हुआ, अपना आत्मविश्वास खो बैठे, अपने वजूद, व्यक्तित्व, नॉलेज को भूल बैठे एक पूर्वाग्रह के कारण। और अब अगर पेपर खराब हो गया तो सचमुच जिंदगी भर वो बिल्ली वाला जो इफेक्ट है ना, वो खोपड़ी में छप जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे की संतति में आप ट्रांसफर करते रहते हो। क्या उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, वही तो हम आपको समझा रहे हैं। इसलिए लाडलो, प्रश्न को पढ़ लो खोपड़ी लगा के, बस यही बात विशेष है। क्लियर है ना? चलो अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। देखो, स्व निर्धारण सिद्धांत, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी में कौन से मूलभूत मनोवैज्ञानिक तत्वों को शामिल किया गया? तगड़ा प्रश्न पूछा है इसको। अरे भाई देखो, आपका लेवल क्या है, यूजीसी नेट, आपका लेवल पीजीटी बीपीएससी फोड़ना है ना इस बार, तो मैं कहता हूं इस क्लास को खोपड़ी में सेट कर लो बेटा। क्या कर लो? सेट कर लो। अब बोलो, which fundamental psychological needs are included in self determination theory? शक्ति, संबद्धता, उपलब्धि, स्वायत्तता, क्षमता, संबंधितता, सुरक्षा, प्यार, मान्यता, प्रेरणा, नियंत्रण, संतुलन, निर्णय, योजना और निष्पादन। हाँ भाई, चलिए, हाँ, मन ही मन में उत्पन्न हो जाता है, शंका उत्पन्न हो जाता है, यही तो प्रॉब्लम है। अब पूछा क्या है? प्रश्न पूछा है स्व निर्धारण, यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन। अच्छा, सेल्फ, सेल्फ शब्द आया है, शक्ति, संबद्धता, उपलब्धि, स्वायत्तता, ये रहा ना सेल्फ, ऑटोनॉमी, सेल्फ, स्वायत्तता, क्षमता और संबद्धता, ये रहा। सुरक्षा में नहीं है, प्यार नहीं है, मान्यता नहीं है, प्रेरणा नहीं है, नियंत्रण नहीं, संतुलन नहीं, निर्णय नहीं, योजना नहीं, निष्पादन नहीं, शक्ति नहीं, संबद्धता नहीं, उपलब्धि। एक वर्ड से पकड़ में आ गया कि भैया ऐसे पढ़ लो। अरे स्व निर्धारण सिद्धांत, और स्व निर्धारण सिद्धांत का मतलब होता है बेटा स्वायत्तता, ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमी। आपको पता है एरिक्सन, एरिक्सन की बात करते हैं तो उन्होंने अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में बालक के विकास को 8 स्टेजेस में बताया। उसमें एक स्टेज थी आपकी स्वायत्तता बनाम संदेह, है ना, स्वायत्तता बनाम संदेह की आयु, वहां पर यही चीज पढ़ा जाता है। तो स्व निर्धारण, ठीक है, प्रश्न बहुत आसान है, इसीलिए खोपड़ी लगा के पढ़ो। सामाजिक पहचान सिद्धांत, सोशल आइडेंटिटी थ्योरी के अनुसार व्यक्ति अपनी पहचान किससे बनाता है? ये वाला पेपर मिलेगा आपको एप्लीकेशन पर, आपके कोर्स में सारे पेपर मिलेंगे जितने भी पेपर करवाए हमने, क्योंकि ये पेपर पढ़ना, एग्जाम से पहले पढ़कर जाना 100% जरूरी 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 है।
फटाफट पढ़ना जरूरी है, सिर्फ 5 से 10 मिनट में रिवाइज करके जाना, ठीक है ना। बताओ, अकॉर्डिंग टू सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, फ्रॉम व्हाट डज एन इंडिविजुअल डिराइव देयर आइडेंटिटी? केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों से, सामाजिक समूह से जुड़ाव से, केवल पारिवारिक इतिहास से, आर्थिक स्थिति से, केवल शैक्षिक उपलब्धियों से। अब बताओ उत्तर क्या दिया है आप लोगों ने। देखो, सामाजिक पहचान की बात कर रहे हैं आप, है ना। तो भैया केवल ये व्यक्तिगत है, तो व्यक्तिगत तो सामाजिक कैसे हो सकता है? केवल पारिवारिक, पारिवारिक हो तो सकता है, लेकिन केवल लगा दिया तो गड़बड़ हो गया। फिर उसमें आस पड़ोस, मित्र मंडली, समाज, परिस्थितियां आदि चली गई, कक्षा साथी भी चले गए। आर्थिक स्थिति का कोई रोल नहीं होता इसमें। सोशल आइडेंटिटी में, अरे भाई समाज में अपनी पहचान कायम करना चाहते हो ना, तो समाज से जुड़ना पड़ेगा ना लाडलो। समाज के साथ बैठना पड़ेगा, समाज के साथ उठना पड़ेगा, समाज के साथ खाना पड़ेगा, समाज के साथ जीना पड़ेगा, है कि नहीं। तो समाज, सामाजिक समूह से जुड़ाव करना पड़ेगा। आंसर क्या देना पड़ेगा? बी। क्या देना पड़ेगा बेटा? बी। और आज का अंतिम प्रश्न पढ़ते हैं, ये रहा। भाई हमारे कुछ बच्चे कह रहे थे सर समय बढ़ा दो, तो हमने समय बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? समय बढ़ा दिया। इसीलिए तो आज का अंतिम प्रश्न अब जाके पढ़ा रहे हैं अपन। हाँ, संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग में जानकारी के प्रभावी प्रबंधन के लिए कौन सी रणनीति महत्वपूर्ण है? इन कॉग्निटिव प्रोसेसिंग विच स्ट्रेटजी इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट? जानकारी का सतत दोहराव, मल्टीटास्किंग, संकेत आधारित पुनर्प्राप्ति, निष्कर्षण पर ध्यान केंद्रित करना, या केवल दृश्य प्रस्तुति? तो केवल आ गया, हटा दो। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण पूछा है। भाई देखो, आपने अच्छे से पढ़ाई है। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, पियाजे, अगर पियाजे की बात करते हैं तो वहां पर जानकारी के प्रभावी प्रबंधन, बालक अपनी जानकारियों को, सूचनाओं को प्रभावी ढंग से अपने माइंड में स्कीमा के रूप में स्थापित करता जाता है। कब? जब वह संकेत आधारित पुनर्प्राप्ति करने लग जाता है। क्यू बेस्ड रिट्राइवल, मल्टीटास्किंग नहीं होता, जानकारी का सतत दोहराव नहीं होता, निष्कर्षण नहीं होता, केवल संकेत आधारित पुनर्प्राप्ति। यानी जो सूचनाएं मस्तिष्क में स्कीमा के रूप में स्थापित हुई, आवश्यकता पड़ने पर उनमें पुनः संशोधन, उनमें पुनर्प्राप्ति, उनको पुनः यूज किया जाना, एप्लीकेबल करना, ऐसी स्थिति को जीन पियाजे संकेत आधारित पुनर्प्राप्ति के रूप में डिफाइन करते हैं। इसलिए लाडलो, आज का ये अंतिम प्रश्न था। और जो मित्र, जो दोस्त, जो प्यारे बच्चे गलती से हमारे साथ जुड़कर ऐप पढ़ाई 360, पढ़ाई 360 ऐप पर साइकोलॉजी का लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लस में एक फ्री रिकॉर्डेड बैच है, प्लस नोट्स, प्लस टेस्ट। ये हमारा नंबर है 9694164171। इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा बेटा। सर हाँ, पक्का लेंगे, 100% मॉर्निंग में लेंगे, कोई डाउट नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, निरंतर प्रगति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहो। ऐसी ढेर सारी शुभकामनाएं। वेलकम, शाबाश, बहुत अच्छा। स्कोर कार्ड अपन जनरेट करेंगे, कौन कितना, शाबाश। कुछ बच्चे 22 आउट ऑफ 25। एक्सीलेंट, 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 रियली। बस बेटा मेहनत करते जाओ। ऐसे पेपर में अगर ये आपका स्कोर है ना, मैं कह रहा हूं तूफान आ जाएगा, है ना। मेंस में आपके जो फाइनल एग्जाम होगा, टारगेटेड एग्जाम होगा,
उसमें तो जलजला आ जाएगा, आप टेंशन ही मत करो, है ना। मचा दो धूम। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।